अच्छा, जिस तरीके से लगातार रुपए पिट रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस और सरकार क्या कदम उठा सकती है? क्योंकि आरबीआई के द्वारा भी लगातार कहीं न कहीं फ़ॉरेन एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ, तो उसको लेकर भी वो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो रुपए है, उसको स्ट्रेंथ मिल सकता है। देखिए, ये जो भी मोदी साहब ने 7 बातें बोली हैं, वो रूपी को स्ट्रेंथ करने के लिए बोली हैं, हुँ, कि जितना हम फॉरेक्स रिज़र्व को कम यूज़ करेंगे, उतना ही हमारा रूपी स्ट्रेंथ लेगा। हुँ। अगर हम कम गोल्ड इंपोर्ट करेंगे, तो हम हमारा फॉरेक्स रिज़र्व बचेगा। हम हाँ, कम फॉरेन ट्रैवल करेंगे, तो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व बचेगा। हम कम क्रूड यूज़ करेंगे, तो हमें कम क्रूड इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हुँ, हमारा फॉरेक्स रिज़र्व बचेगा। हमें अगर खाने का तेल हम कम यूज़ करेंगे, तो हम कम इंपोर्ट करेंगे, तो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व बचेगा। तो जो भी उन्होंने बातें कही हैं, वो इसी बात को रखते हुए कही हैं कि आप अगर, क्योंकि देखिए ये जो रुपी बढ़ा है, रुपी जो वीक हुआ है या क्रूड के भाव बढ़े हैं, वो डोमेस्टिक कारणों से नहीं बढ़े हैं। ये हुँ, हमें यहाँ पे समझना होगा कि ये जो प्राइसेज़ हैं वो डोमेस्टिक कारणों से नहीं बढ़े हैं, वो हुँ, इंटरनेशनल कारणों की वजह से हुए हैं। और इंटरनेशनल कारण जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि ईरान और यूएस वो किसी को नहीं देख रहे हैं। वो केवल हुँ, अपने आप को देख रहे हैं कि भई मेरी शर्तें आप मान लो, वो कह रहे हैं मेरी शर्तें आप मान लो। हुँ, वो पूरे विश्व को नहीं देख रहे हैं। और इस बात की आलोचना सबने करी है कि भई आप बाकी विश्व को क्यों नहीं देख रहे हो? आप आपको युद्ध करना है, आप युद्ध कीजिए। हुँ, आपको जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सप्लाई है वो तो आने दीजिए, वो नहीं हो पा रही हैं। हाँ, तो इसकी वजह से भारी कारणों की वजह से रुपये यहाँ पर वीक हो रहा है। हुँ, तो बाहरी कारणों को मेंटेन करने का लॉजिक ये है कि आप बाहरी कारणों के लिए अपनी करेंसी को स्ट्रेंथ करें, और हुँ। जो प्रयास आपके डोमेस्टिक हो सकते हैं, वो ये डोमेस्टिक रीज़न है, जिसका प्रयास मोदी जी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। चाइना जो है वो लगातार तेज़ी से गोल्ड खरीद रहा है और कहीं न कहीं सेंट्रल बैंक जो है अगर मैं पूरे विश्व की बात करूँ तो उनको ये लग रहा है कि एक बड़ा मज़बूत स्तंभ, एक सहारा जो है वो सोना है। जी। चाइना की जो ये स्ट्रैटेजी है, क्या लग रहा है कि आने वाले वक़्त में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गोल्ड का किंग बनने की होड़ में वो ये तेज़ी से बाय कर रहा है? देखिए, हमने ये देखा है कि जब भी चाइना करता है, वो बहुत स्ट्रेटेजिक वे में करता है। हुँ, चाइना ने बहुत अच्छी मात्रा में गोल्ड भी ऐड किया है। हुँ, चाइना ने बहुत अच्छी मात्रा में चांदी भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करी है। तो देखिए, उसको पता है कि जो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, उसने बहुत स्ट्रांग बनाया है अपने आप को। हालांकि इंडिया ने भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को काफ़ी हद तक ऐड किया है। करीबन हुँ, 850 टन के आसपास इंडिया के पास भी गोल्ड है। बट कहीं ना कहीं चाइना इस मामले में बहुत स्ट्रेटेजिक है कि हुँ, वो हर चीज़ में उस चीज़ को बहुत लेवल तक ऐड कर लेता है अपने पोर्टफोलियो में, हुँ, जिससे कि वो उस चीज़ को वो डोमिनेट करना चालू कर देता है। हुँ, तो अगर आप देखेंगे तो चाइना जैसे गोल्ड बाय कर रहा है, चांदी हुँ, बाय कर रहा है, तो उसको पता है कि भाई आगे जाकर इसकी स्कार्सिटी होने वाली है, या अच्छा, इसके प्राइस बहुत जंप होने वाले हैं। तो हुँ, अगर वो प्राइस जंप होंगे तो उसका बेनिफिट डायरेक्ट चाइना को मिलेगा। और चाइना को ये भी पता है कि अगर कुछ भी इशू आया, तो वो हुँ, उसको प्लेज करके वो मार्केट से फंड भी उठा सकता है। हुँ, वो आपके इंटरनेशनल बैंक से भी फंड उठा सकता है, आईएमएफ से ही फंड उठा सकता है। तो वो बहुत सारे ऑप्शंस वो माइंड में लेके चल रहा है। हुँ, तो उसके लिए ये एक बेनिफिट है कि अगर उसने गोल्ड बहुत सारा ऐड किया चाइना ने, तो वो उसकी इकोनॉमी के लिए सपोर्टिव है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि सभी सेंट्रल बैंक्स अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। हुँ, उनको पता है कि अगर कुछ भी स्कार्सिटी हुई, तो अब हुँ। अपने उस गोल्ड को यूज करके जो लिक्विडिटी क्रंच है उसको मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से अमेरिका और चाइना जो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ वक़्त पहले ही एक बयान दिया था जिसमें कि चाइना की वो तारीफ़ करते हुए नज़र जी। आते हैं। हालाँकि उनको खुद भी नहीं पता कि वो कब क्या कह दें। यस, यस। लेकिन कहीं न कहीं क्या स्ट्रैटेजी आपको लग रहा है कि अगर ये दोनों देश कहीं न कहीं कोई संधि करते हैं इन फ्यूचर, कोई बातचीत होती है, बैठक होती है, कोई नतीजे सामने आते हैं, उस कंडीशन में क्या लग रहा है कि अगर कहीं न कहीं हालाँकि पॉज़िटिव और नेगेटिव को लेके कुछ नहीं कहा, जी। लेकिन इससे इंडिया को कितना इम्पैक्ट पड़ सकती है? देखिए, जो भी पॉजिटिव टॉक होंगे वो इंडिया के लिए बेनिफिट होगी, क्योंकि इंडिया इज अ हुँ, बिग कंज्यूमर। हुँ, अगर कहीं पर भी पॉजिटिव होगा, तो वो इंडिया के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, हुँ, क्योंकि इंडिया कंज्यूमर है। अगर यूएस चाइना के बीच संधि होती है पॉजिटिव वे में, तो सप्लाईज बढ़ेंगी, हुँ, डिमांड बढ़ेंगी, और अल्टीमेटली वो इंडिया की तरफ ही शिफ्ट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि इंडिया इज अ बिग कंज्यूमर। हुँ, आपको अपना माल बेचना है, तो भारतीय बाजार है आपके लिए माल बेचने के लिए। हुँ, अगर यूएस और चाइना में कोई भी संधि होगी, तो वो इंडिया के सपोर्ट में लेकर वो संधि होगी, हुँ, क्योंकि उससे क्या है कि आपको कंज्यूमर भी तो चाहिए। अगर आपके बीच में ट्रेड व्यापार बढ़ गया, तो आपको माल अपना कहाँ बेचना है? तो हाँ, इंडिया इज द कंट्री जहाँ पर अपना माल आप बेच सकते हो। हुँ, इंडिया के बाजार बहुत बड़े हैं, हुँ, कंज्यूमर जो है बेस है वो बहुत बड़ा है। हुँ, अब यहाँ पे लाके कुछ भी आप सामान बेच सकते हो, तो वो हुँ, एक पॉइंट होगा। प्लस अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो हुँ, इंडिया से आपको बहुत रॉ मटेरियल मिलेगा। अगर चाइना को रॉ मटेरियल चाहिए, तो इंडिया से आपको बहुत रॉ मटेरियल मिलता है। हुँ, आपको मेटल्स मिलते हैं, आपको आयुर्वेद मिलता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ से मिलती हैं। हुँ, तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको इंडिया की रिक्वायरमेंट है। तो हुँ, इंडिया के बिना कोई संधि हो नहीं सकती। आपको अगर कोई भी संधि होगी, तो वो इंडिया के लिए पॉजिटिव होगी। अगर यूएस ईरान के बीच में होगी, तो आपको हुँ, सस्ता क्रूड मिलेगा। हुँ, अगर यूएस चाइना के बीच होगी, तो आपको सस्ते आइटम्स मिलेंगे, हुँ, सस्ते आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो हुँ, कि इंडिया के लिए सपोर्टिव होंगी। हुँ।
अच्छा, इस वक्त ना देश में इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा यस। है। तो अगर लिक्विडेट को जो क्रंचेस से बचाने के लिए जिस तरीके से रिजर्व बैंक कहीं ना कहीं, अगर सेंट्रल बैंक की मैं बात करूं, जी। तो आपको लगता है कि कोई कदम उठा सकती है? देखिए, अभी तो जो मेन कदम होगा शायद वो इंटरेस्ट रेट को फ्लैट रखें। हम्म। इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकती हैं क्योंकि हम्म। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं। तो शायद इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ाएँगे, बट मुझे लगता है कि मॉनेटरी टाइटनिंग वो कर सकती हैं, इंटरेस्ट रेट को वो स्टेबल रख सकते हैं। हम्म। कट करने की तो बात नहीं लगती है यहाँ पर, क्योंकि क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं। कट करेंगे तो अगेन वो इन्फ्लेशन को सपोर्ट करेगा। तो हम्म। मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी टाइटनिंग वो कर सकते हैं और उसके लिए इंटरेस्ट रेट को स्टेबल कर सकते हैं। हम्म। और कुछ हद तक हो सकता है कि अगर उनको लगता है कि भई लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है, तो हो हाँ। सकता है कि कुछ सेंट्रल बैंक जो छोटी इकोनॉमीज़ के हैं, वो शायद अपना गोल्ड भी बेचते हुए नज़र आएँ। अच्छा। जिस तरीके से मुझे पता है कि काफ़ी सारे जितने व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं ना, तो उनके गोल्ड सिल्वर को लेके कई तरह के क्वेश्चन आते जी। हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले जो 6 महीने हैं, इसके दाम को हम कहाँ देखते हैं? क्या फिर से एक बार बड़ी करेक्शन इसमें देखने को मिल सकती है? हालाँकि अगर मैं चाँदी की भी बात करूँ, तो चाँदी का भी मैं अगला सवाल पुट करूँगी, लेकिन कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं कि सोने से तेज़ अब चाँदी भागनी शुरू जी। कर चुकी है। देखिए, करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। हुँ। ये हमने पहले भी कहा है कि आपको 2025 जैसे रिटर्न्स तो देखने को नहीं मिलेंगे। आपको ये हुँ। ईयर बहुत वॉलेटाइल देखने को मिलेगा। हुँ। हुँ। क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हुए हैं, हुँ। वो कहीं न कहीं अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। हुँ। अनसर्टेनिटी यार आप देखिए कि ईरान कह रहा है आप मेरी शर्तें मान लो, हाँ। यूएस मानने को तैयार नहीं है। हुँ। फिर यूएस बोलता है कि भई सीज़फायर कर लो, वॉर खत्म कर देते हैं, हुँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन कर देते हैं। तो हर बात में आपको बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। हुँ। तो और मार्केट चल रहा है पूरी स्टेटमेंट्स के ऊपर में। तो बिल्कुल। इन स्टेटमेंट की वजह से मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और जल्दी से मुझे लगता नहीं है कि ईरान या यूएस कोई जल्दी संधि करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोनों अपनी बातों पर अडिग हैं। हुँ। इसकी वजह से मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपको उतार भी देखने को मिलेगा, चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। हुँ। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई करेक्शन आता है, हुँ। तो वो आपके लिए ऑप्शन है कि वहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड करें। अच्छा, अगर मैं चाँदी की बात करूँ, तो देखिए चाँदी ने भी इस साल की बात करूँ या अगले जी। 2025 की बात करूँ, तो अच्छा रिटर्न निवेशकों को दिया है। तो ऐसे में कई तरह के इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि अभी चाँदी की तरफ जाया जाए, सोने पे दाँव लगाया जाए, क्योंकि सोना जो है वो थोड़ा धीमी तरीके से चलता है। जी। हालाँकि धोखा उतना नहीं देता है जितना चाँदी देती है, लेकिन चाँदी ने देखिए रिटर्न अच्छा बनाया जी। है। तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि दाँव कहाँ लगाया जा सकता है? एक तरफ सोना, एक तरफ चाँदी? देखिए, अभी मुझे लगता है कि चांदी आपको अच्छे रिटर्न दिखा सकती है, हुँ। क्योंकि चांदी की जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है वो बहुत बड़ा है। और जिस तरीके से इकोनॉमीज आगे ओपन हो रही हैं, जिस हुँ। तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो यूएस और ईरान की भी संधि हो गई, या हुँ। यूएस चाइना की भी संधि हो गई, तो आपका जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आपको जो चांदी का यूसेज है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। हुँ। तो चांदी में फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। तो हुँ। चांदी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बुलियंस का पार्ट भी कवर कर रही है, और हुँ। जो आपके लिए इंडस्ट्रियल का भी पार्ट कवर कर रही है। तो हुँ। अगर कोई भी पॉजिटिव चीज होगी, हुँ। तो आपको चांदी में सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छा। चांदी इज ऑलवेज अ गुड फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, बट गोल्ड इज ऑल्सो गुड फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, क्योंकि गोल्ड में आपका बिल्कुल सेफ हेवन डिमांड है। हुँ। अगर कहीं भी अनसर्टेनिटी होगी तो गोल्ड में आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। हुँ। बट हाँ, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड विद द मॉनेटरी टाइटनिंग। अगर कोई भी मॉनेटरी टाइटनिंग होती है या कोई भी रिजर्व बैंक का इशू आता है, तो फिर वहां पर आपको गोल्ड थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। हुँ। करेक्शन मुझे लगती नहीं है गोल्ड में कुछ ज़्यादा बड़ी होगी। हो हुँ। सकता है कि गोल्ड थोड़ा स्टेबल हो जाए, फिर बढ़ना स्टार्ट हो। बट हुँ। चांदी में मुझे लगता है कि आगे भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। जो हमने लेवल्स दिए हैं 6 महीने में, हमें लगता है कि $90 या फिर $95 तक आपके टारगेट सिल्वर में आ सकते हैं। अच्छा। वहीं गोल्ड में भी हमें लगता है कि 5000 से लेकर $5200 के आसपास लेवल आ सकते हैं। हुँ। अच्छा, वो 4 से 5 लाख वाली चाँदी, क्या फिर से हमें लग रहा है कि वो रेट हम फिर से देख सकते हैं चाँदी में? देखिए, इस साल तो नहीं लग रही है मेरे को। हुँ। हो सकता है कि आगे आपको देखने को मिले, जब सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी, जब दोबारा से आपको डिमांड देखने को मिलेगी, तो आपको हो सकता है कि आने वाले, अगर मैं 2 साल की बात करूँ, तो हो सकता है कि तब आपको देखने को मिले। बट हुँ। इस साल तो मुझे नहीं लग रहा है कि 4 से 5 लाख का आपको लेवल देखने को मिलेगा। अच्छा। अच्छा, जिस तरीके से कुछ वक़्त पहले हमने देखा था कि इक्विटी पे कितनी ज़्यादा भारी पड़ गए थे यस, सोना-चाँदी। यस। क्या लग रहा है अभी की सिचुएशन को अगर मैं देखूँ, वॉर वाली सिचुएशन लगातार जारी है, कब कौन-सी अनसर्टेनिटी हो जाए नहीं पता। जी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक तरफ चा गोल्ड, सिल्वर और दूसरी तरफ इक्विटी, अभी भी आप किस ओर आपको लग रहा है कि कहाँ पर ज़्यादा वज़न है? देखिए, गोल्ड सिल्वर में लोगों का शिफ्ट होने का रीज़न ये भी है कि इक्विटी में लोगों के पैसे उतने नहीं बने हैं। तो लोगों को लगता है कि भई कहाँ आपके पैसे बनेंगे, कहाँ आपका पोर्टफोलियो हेज होगा, क्योंकि हुँ। गोल्ड जो है वो हेज अगेन अनसर्टेनिटी भी है। हुँ। तो हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में
निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड किया है, चाहे वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर हो, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ को लेकर हो, चाहे वो गोल्ड डेरिवेटिव्स को लेकर हो। तो लोगों ने काफी हद तक गोल्ड को ऐड किया है और लोगों को उसमें रिटर्न्स मिले हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये पता है कि इन्वेस्टर्स को कि भाई अगर आपने गोल्ड ऐड किया हुआ है, अगर इक्विटी मार्केट में रिटर्न नहीं मिलेंगे तो आपको गोल्ड में रिटर्न मिलेगा, और ये प्रूफ हुआ है बेसिकली। तभी लोग गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए। अगर ये प्रूफ नहीं होता तो शायद लोग नहीं जाते, बट पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में जो जिन्होंने भी पैसा लगाया उनको रिटर्न्स मिले हैं, तभी लोग जो है इन्वेस्टर गोल्ड में आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं सभी के गोल्ड ईटीएफ आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को दिख रहा है कि भाई गोल्ड के अंदर पैसा बन रहा है, तो उन्होंने गोल्ड ईटीएफ लॉन्च किए। हाँ। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट में गोल्ड के प्रोडक्ट आने चालू हो गए, इट मीन्स कि उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हमें अभी भी लगता है कि 15 से 20% आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी इक्विटी मार्केट में करेक्शन आता है तो उसका आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर मान लीजिए इक्विटी मार्केट चलना चालू हो गया, इक्विटी में आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, आपको अच्छा पैसा बनना चालू हो गया, तो जो पैसा बनेगा लोग क्या करेंगे, वो गोल्ड ही परचेस करेंगे, तो वो अगेन गोल्ड को सपोर्ट करेगा। तो जब लोगों की जेब में पैसा होगा तब भी गोल्ड बढ़ेगा, क्योंकि लोग उसमें लग्जरी आइटम में जाते हैं, लोग लग्जरी वॉचेस परचेस करेंगे जिसमें गोल्ड यूज होता है, लोग लग्जरी गोल्ड की ज्वेलरी परचेस करेंगे उसमें गोल्ड आपका यूज होगा। और अगर सब कुछ सही नहीं होगा तो लोग सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड को बाय करेंगे, या हेज अगेन अनसर्टेनिटी के तौर पे गोल्ड को बाय करेंगे। तो ये गोल्ड के दोनों तरीके से यूसेज जो है वो सपोर्टिव लगते हैं। अच्छा, पहले ना जब भी नॉर्मल डिस्कशन चलता था तो लोग कहते थे कि अच्छा कौन सा स्टॉक उठाया जाए। अब बात होती है कि कौन से गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाया जाए। गोल्ड और सिल्वर को लेकर ना हर कोई चर्चा इनकी चल रही है। हर कोई ये जानना चाहता है आपकी कहाँ पर पैसा बन सकता है अगर सोने चांदी में दाव लगा रहे हैं तो। देखिए, मुझे लगता है कि ईटीएफ अगर आप ले रहे हैं तो आप हर महीने एसआईपी करें और हर महीने आप कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करते चलें। अब ये ना माने कि भाई मैंने आज लिया तो कल मेरे को डबल का रेट मिलेगा। वो था जनवरी के टाइम में एकदम से भाव बहुत भाग रहे थे, 20-20 हजार रुपए चांदी के भाव भाग रहे थे, ऐसा नहीं होगा, वो फोमो टाइप से था। बट हाँ, अगर आप एक एसआईपी लेके चल रहे हैं, आप हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करें और आपका विजन 5 से 10 साल का है या 3 से 5 साल का, तो आपको अच्छी रिटर्न उसमें देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको गोल्ड या सिल्वर में ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना, तो आप दोनों में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपनी एसआईपी को डिवाइड कर लीजिए और कुछ क्वांटिटी आप गोल्ड की ऐड करें, कुछ क्वांटिटी सिल्वर की ऐड करते चलें, और उसको हर महीने एसआईपी के फॉर्म में 3 से 5 साल या 5 से 10 साल ऐसा टेन्योर बनाकर आप इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा अनुज जी, ये बताइए कि आखिर शेयर मार्केट क्यों ब्लटबाथ वाली जो सिचुएशन नज़र आ रही है इसमें, कि क्यों आखिर मार्केट जो है वो लगातार पिटता जा रहा है? क्या लग रहा है आने वाले दिनों में कहाँ तक मार्केट पहुँच सकती है? जो टारगेट लेके सब चल रहे थे कि शायद आने वाले वक्त में मार्केट में हरियाली देखने को मिल सकती है, लेकिन उसकी इतर तस्वीर बिल्कुल उलट है। तो इससे क्या समझा जाए? देखिए, मार्केट की तस्वीर तो साइडवेज है, एक मिली जुली सी है, कुछ ज़्यादा तेजी तो हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हमने देखे हैं, जिस तरीके से यूएस ईरान के बीच डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कुछ भी, उसकी वजह से लगता है कि मार्केट आपका स्टेबल रहेगा। ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, ज़्यादा बढ़त आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत रेंज में मुझे लगता है कि मार्केट रहेगा। क्योंकि जिस तरीके के डेवलपमेंट, क्योंकि हर हफ्ते आपके डायलॉग चेंज हो जाते हैं, हर हफ्ते आप जो है बात करते हो कि सीज फायर हो रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम ओपन कर रहे हैं, तो उसके चलते मार्केट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तुरंत आप बोलते हैं कि नहीं भाई मेरे को उनकी शर्तें नहीं माननी है, तो मार्केट नीचे आना चालू हो जाता है। तो मार्केट अभी बेसिकली काम कर रहा है स्टेटमेंट के ऊपर में, और स्टेटमेंट जो है वो ट्रम्प साहब जरूर देंगे। ये बाजार का मानना है कि अगर ट्रम्प साहब बोलेंगे तो वो या तो एक बार बोलेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम ओपन कर रहे हैं, एक बार बोलेंगे हम शर्तें नहीं मान रहे, तो इन दोनों के बीच वो मार्केट चलता रहेगा। तो मार्केट अभी क्या हमें लगता है रेंज में रहेगा। अगर हम रेंज की बात करें तो डाउन साइड में मैक्सिमम 22,000 और ऊपर में 26,000, ये रेंज मुझे लगता है कि मार्केट की मेंटेन रहेगी। अगर कोई भी सपोर्टिव फैक्टर आता है तो मुझे लगता है कि फिर वो मार्केट के लिए बूस्ट का काम करेगा। नेगेटिव आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि जो नेगेटिव होना था वो हो चुका है। नेगेटिव को मार्केट पूरा डिस्काउंट कर चुका है। अब इससे ज्यादा नेगेटिव हो नहीं सकता कि दोबारा से वॉर, क्योंकि वॉर करने की स्थिति में दोनों देश नहीं है। बिल्कुल, दोनों अब इस राह में है कि भैया आप हमारी बातें मान लो, आप हमारी शर्तें मान लो और हम इस वार को खत्म करें, तो और वो हो नहीं सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट आपको रेंज में रहेगा, 22 से लेकर 26,000 रेंज मुझे लगता है कि मार्केट में आपको निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो हलचल है निवेश को लेके, हालांकि ऑप्शन तो देखिए लगातार आते ही जा रहे हैं मार्केट में, और नए नए ऑप्शन में लोग दाव भी लगा रहे हैं, अच्छा पैसा भी बना रहे हैं। लेकिन एक तरफ म्यूचुअल फंड है, दूसरी तरफ कमोडिटी मार्केट है, और तीसरी तरफ अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो आप इन्वेस्टर को किस ओर भेजना चाहेंगे? देखिए, अगर मुझे लगता है कि तीनों ही सेगमेंट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि
अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो डिस्काउंट रेट पे आपको हो जाएंगे, मार्केट गिरने के बाद खरीदारी करनी चाहिए। देखिए हमने ये 2008 में भी देखा, जिन्होंने 2008 की मंदी में पैसा लगाया उनको अच्छे रिटर्न्स मिले, जिन्होंने कोविड के टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ वहाँ पे पैसा लगाया तो उनको अच्छे रिटर्न मिले, और यहाँ पर भी अगर मार्केट में गिरावट आ रही है तो अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने के लिए। गोल्ड सिल्वर के अंदर हम ऑलरेडी बहुत अच्छा रनअप देख चुके हैं और हमें आगे भी लगता है कि गोल्ड सिल्वर में अपॉर्चुनिटी ह्यूज है, तो अगर कोई भी गिरावट आती है तो उसको भी ऐड कर दीजिए। तो एक बास्केट में आप अपने फ्रूट्स को ना रखें, आप डिफरेंट डिफरेंट बास्केट में रखें। कुछ पार्ट आप इक्विटी में डालें, कुछ पार्ट आप म्यूचुअल फंड में डालें, क्योंकि वहाँ पर आपको परफेक्ट फंड मैनेजर मिलता है, आपका फंड को अच्छी तरह मैनेज करता है, वो आप रख सकते हैं। गोल्ड सिल्वर आप हेज के लिए रखें, अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होगी तो आप गोल्ड सिल्वर को यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग बास्केट में आप अपने फंड को डालें, 15-20% आप गोल्ड में डालिए, 20-25% आप म्यूचुअल फंड में डालिए, बाकी अमाउंट आप इक्विटी में डालिए, कुछ की आप एफडी करा के रख लीजिए। तो इस तरीके से आप एक बास्केट बना के चलिए जिससे कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए। हाँ, ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो देखिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टर यहाँ से भी अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर ग्लोबल मार्केट की तरफ किसी को जाना है तो वो कौन कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं जहां पर वो दाव लगा सकते देखिए ग्लोबल मार्केट के तो बहुत अच्छे ईटीएफ्स आए हैं मार्केट में जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, जैसे अच्छा। नेस्डैक ईटीएफ है, हिंग सेंग ईटीएफ है। तो स्टॉक में जाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक में तो अगर आप जाएंगे टॉप 50 स्टॉक्स हैं जो अच्छी अच्छी कंपनीज के हैं, सबके प्रोडक्ट हैं, आप सबके नाम जानते ही हैं। बट ईटीएफ के अंदर आप आ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाना है तो ईटीएफ अवेलेबल हैं, आप उन ईटीएफ के थ्रू ग्लोबल मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हाँ। तो आप इंटरनेशनल जो ईटीएफ्स हैं जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, आप उनके थ्रू पैसा स्टार्ट कर सकते हैं लगाना। अच्छा, एक सवाल मेरा ये बिटकॉइन को लेकर है। इसमें भी हम उतार चढ़ाव लगातार देख रहे हैं, कभी एकदम से ऊपर हो जाता है, कभी ये धड़ाम हो जाता है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल ये उठने लग गए हैं कि अब कहीं ना कहीं अगर गोल्ड सिल्वर से इतर कुछ देखा जाए कोई एसेट क्लास, तो वो फिर क्या बिटकॉइन हो सकता है? हालांकि देखिए हाथ जलने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे? देखिए इसमें मुझे लगता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इज़ अ प्रोडक्ट जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं, बट इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। तो आपको एफआईयू के अंडर में, रेगुलेटेड एफआईयू के अंडर में आप पैसा लगा सकते हैं। मीन्स बिटकॉइन के अंदर अपना फंडामेंटल चेक करके, टेक्निकल चेक करके, या उसके जो भी अपडेट्स हैं उसको आप चेक करके, तरीके से रिसर्च देखकर, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप सलाह लेके पैसा लगा सकते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो। हमने देखा है कि अभी $1,26,000 तक गया था, फिर वहां से करेक्ट होकर वो 59,000 तक आ गया था, अब वापस वो 82,000 के आसपास है। अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत फोकस है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में। उनकी होल्डिंग की जो कंपनी, होल्डिंग कंपनी है, उसमें भी उनका शेयर है। तो वो भी एक इंटरेस्ट का पार्ट है कि उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट है उसमें। तो जब खुद की इन्वेस्टमेंट होती है तो आदमी जनरली उस तरफ ज़्यादा बायस होता है। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प ये ज़रूर देख रहे होंगे कि भाई जो उनकी होल्डिंग्स हैं या जो उनकी होल्डिंग कंपनीज हैं उसमें अगर उन्हें बिटकॉइन ले रखा है तो वो ऐसी स्टेटमेंट्स दें जिससे कि उनको वहाँ पर बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे। तो हो सकता है कि वो उसको ज़्यादा गिरते हुए ना देखें। तो वो भी एक पार्ट है कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने बिटकॉइन में पैसा लगा रखा है तो शायद उसकी तरफ लोगों को देखना चाहिए, उसकी तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट अंडर द रेगुलेशंस लगाना चाहिए पैसा।